स्पिरिचुअलिटी मतलब जितना अनवांटेड चीजें आपकी लाइफ में उनको त्यागना। जिससे पहले आपको लोगों को ब्लेस करने का, आशीर्वाद देने का शक्ति मिलता है या सिद्धि मिलती है, उससे पहले लोगों को कोसने का आपको सिद्धि मिल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है हमको। दान करने से आपका जो धन है, अर्जित धन है, एक्वायर्ड वेल्थ, उसको आप शुद्ध करते हैं। तो ये दान करने की महत्व है। तो इसलिए हम वार त्योहार पे दान करते हैं। जैसे आंखें बंद करके आराम से आप अपने ऑफिस की सीट पे बैठे रह सकते हैं और फिर आपको एक लंबा गहरा श्वास लेना है नासिका से, नाक से, और फिर आप होठों को गोल करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत आराम से अपने आप हवा बाहर छूट जाए। इस तरीके से आपको करीब 10 से 15 बार श्वास लेना है। हमारी जो दुनिया है वो पूरी मैनिफेस्टेशन से ही भरी हुई है। किसी ना किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए चीजें हो रही हैं। तो लैंग्वेज का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ स्टोरी के माध्यम से। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, हाँ कौन सा वर्ड था। तो ऑल ऑफ देम वर लाइक ओह क्या बोले। तो एकदम से एक व्यक्ति के दिमाग में आता है और बिल्कुल वो क्लिफ के कॉर्नर पे जाके गाड़ी रुकी, वो सब कहता है माय गॉड। तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद चारों दोस्त एक साथ बोलते हैं थैंक गॉड। नमस्ते सिद्धार्थ सर। नमस्ते आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप इस पूरी फील्ड में कैसे आए और आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या है। तो आनंद जी, जो मेरी यात्रा शुरू हुई थी वो आज से करीब 16 साल पहले या 17 साल पहले शुरू हुई थी। जिस स्कूल से मैं पढ़ते थे हमको बहुत बचपन से ही योग और ध्यान के बारे में बताया गया था, प्रैक्टिसेस हमको करवाई गई थी, योगाभ्यास। और वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर डेवलप होने लगा। धीरे धीरे करके जब मैं 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में था, मैं रजनीश जी ओशो जो हैं उनके मेडिटेशंस हम लोग करने लगे। अच्छा। और वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। तो ये स्कूल में करते थे या आप घर पे करते थे? ये हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत बड़े फॉलोअर्स थे ओशो के। तो वहाँ से वो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह सीखा था। तो कहते हैं ना कि जिस प्रकार का आपको घर में वातावरण मिलता है, एक बच्चा उसी तरीके से ढलने लगता है। राइट। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी यात्रा की शुरुआत वहीं से हो गई थी कुछ। ओके। तो फिर एक ध्यान को, एक पद्धति को हमने पकड़ा, उसको पकड़ के हम आगे चले, उस यात्रा को आगे चले, उस यात्रा में एंड देन हम आगे बढ़ते गए इस फील्ड में। मैं सेंट पॉल्स में पढ़ा हूँ। अरे वाह। 14 years, राइट, फ्रॉम LKG टू 12th स्टैंडर्ड। मतलब इंडस्ट्री लीडर तो हुआ। हाँ, सेंट पॉल्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली वो काफ़ी अपने जिस भी फील्ड में होते हैं वो आउट परफॉर्म करते ही हैं, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड द अपब्रिंगिंग एंड द एनवायरनमेंट दैट वी गेट। तो हमारे टाइम पे तो वो ऑल बॉयज स्कूल था। हाँ। वहाँ से एंड हमको 6th स्टैंडर्ड में हमारा योगा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो एंड बहुत हमारे एक फेवरेट टीचर थे सुंदरलाल जी दत्त जी, उन्होंने हमको इस मार्ग से जोड़ा था। वहाँ से हमारी योगा की यात्रा शुरू हुई। तो जैसा कि आपने बताया कि श्री श्री रविशंकर के थ्रू आप आर्ट ऑफ लिविंग वाले उसमें आए, तो आप उनसे मिले कभी? हाँ जी, मैं श्री श्री रविशंकर जी से बहुत कम उम्र में मिल लिया था। अराउंड 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मेरी पहली बार उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई। और कैसे मिले आप? किसी के थ्रू मिले या कैसे क्या रहा वो आप स्टोरी बताइए। जी, मैं जब मैंने वर्कशॉप किया ही था आर्ट ऑफ लिविंग का। मेरी मदर ने मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने वर्कशॉप करके देखा, बिकॉज एक्सप्लोर करने की तो बड़े बोल रहे हैं, एक बार कोशिश कर। हाँ, तो वो एक कह सकते हो आपकी धक्का मार के गए थे वहाँ पे। स्टार्ट तो धक्के से हुआ था, लेकिन वो धक्का ऐसा लगा कि फिर जीवन भर उससे हमें एक बहुत मजबूती मिली। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिला तो बेंगलोर में आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग गए थे एंड जब मैंने उनको पहली बार देखा तब मुझे लगा कि इस व्यक्ति में कुछ तो ऐसी बात है जो मैंने आज तक किसी और व्यक्ति में नहीं देखी। वही सेम एनर्जी जो मैंने आपसे फील करी। जी, अब उसी एनर्जी को आप मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसी ऑरा को आप मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसा उनका व्यक्तित्व है, फुल ऑफ कंपैशन एंड लॉट ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म। स्पेशली यंगस्टर्स उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो ये क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो हम किसी भी आश्रम का नाम सुनते एक कंसेप्ट क्या आता है कि एक एजेड लोग वहाँ पे होंगे जनरली, जो लोग होंगे वहाँ पे। हाँ, तो वो एक मेंटेलिटी से मैं भी गया था। अच्छा। और मैं बहुत थोड़ा सा लॉजिकल भी था। ओके। तो लॉजिकल माइंडसेट अलॉन्ग विद दैट माइंडसेट हम दोनों लेके गए।
लेकिन जब मैंने वो आश्रम देखा और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से फर्स्ट टाइम मैं मिला, तब मेरे सारे कंसेप्ट टूट चुके थे। बिकॉज उनके आसपास बहुत सारे यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, उनका एनर्जी लेवल गुरुदेव का इट वाज रियली अमेजिंग। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को उनकी लगी वो थी उनकी स्माइल। हाँ, जिस तरीके से वो सवेरे 4 बजे से लेके रात को 1-2 बजे तक जो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, इतने सारे लोगों से मिलने के बावजूद जो एक एनर्जी था, एनर्जी था, हाँ, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ओके। जी। और फिर उसके बाद एवरी 2-3 मंथ्स हम उनसे जाते हैं, हमारा कुछ मीटिंग होता है उनसे या कुछ वो किसी चीज़ में हमको गाइड करते हैं, तो ऑन एंड ऑफ हम लोग मिलते रहते हैं उनसे। तो जैसा कि ये तो चलो आपने बताया कि आप उनसे मिलते रहते हो और ये सब, बट हम अगर देखते हैं कि जो आर्ट ऑफ लिविंग वाली जो चीज़ है, लोग कहते हैं कि भाई आप सब कुछ त्याग दो अपना और फिर वहाँ जाके वो करो। तो आप तो गृहस्थ वाले जीवन में भी हो और आप ये भी कर रहे हो, तो हाउ डू यू आर मैनेजिंग बोथ? देखो, समाज में ना ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो सब छोड़ देगा, हाँ, छोड़ देगा क्योंकि उसको दुनिया से मतलब ही नहीं उसको दुनिया से। तो यही कंसेप्ट एक आर्ट ऑफ लिविंग ब्रेक करना चाहता है। आर्ट ऑफ लिविंग माने क्या? जीवन जीने की कला। हाँ, मैं आपको इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग माने कि हाउ अ पर्सन कैन लिव द बेस्ट ह्यूमन लाइफ पॉसिबल। ओके। सबसे बेहतरीन जीवन जीना, वही आर्ट ऑफ लिविंग है, वही जीवन जीने की कला है। देखिए, जीवन तो हम सब जीते ही हैं, लेकिन हमको और आपको और इस प्रत्येक धरती पे जो भी लोग हैं उनको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, कुछ और ग्रो कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो वो जो मिसिंग लिंक है ना, जो कि हमको आगे बढ़ने से चीज रोक रही है, वो इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा है रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके। आंतरिक दुनिया की चीजें ज्यादा। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या करता है, वो जो भीतर से आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको वो निकाल देता है, और जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, फुल पोटेंशियल आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कि लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सब त्यागना। हाँ, नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड करूंगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब जितना अनवांटेड चीजें आपकी लाइफ में उनको त्यागना। अच्छा। जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो लाइफ में आपको आगे लेके जा रही हैं चीजें, उनको तो आपको स्वीकार करना है, उनको तो आप और ग्रो होती हैं स्पिरिचुअलिटी से। वो सारी चीजें, अध्यात्म से आपके जिन्हों सारी चीजें और ग्रो होंगी। हाँ, जो अनवांटेड पार्ट है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो लाइफ में आपको पीछे रोक रहा है, वो सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। हाँ, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं सब त्याग दो। नहीं, ऐसा नहीं। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, एक्चुअल में वो अपने जीवन की तमाम जिम्मेदारियों को और अच्छे तरीके से निभाएगा। अपने घर, समाज, खुद की हेल्थ, उसको और अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। डेफिनेटली बैलेंस, हार्मनी में आ जाएगा। देखो, व्यक्ति परेशान कब होता है? जब उसको बहुत सारे काम करने को हैं और वो एक बैलेंस नहीं बना पाता, हार्मनी नहीं बना पाता। हाँ, तभी तो प्रॉब्लम है। आप देखिए, जिस दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, सब चीजें आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो, उस दिन कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। हाँ, दुख का अचीवमेंट फील होता है। दुख का कारण, स्ट्रेस का कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं जीवन में हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तालमेल नहीं बैठ रहा है लोगों के साथ, ऑफिस के साथ, परिस्थितियों के साथ। तो वो तालमेल बिठाने की कला ही आर्ट ऑफ लिविंग है। मोर देन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है, 300 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ली हुई है। तो मतलब कैसे किया आपने इतनी कम उम्र में? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत कम एज में ये जो मेडिटेशन वर्कशॉप्स है ये सिखाना शुरू कर दिया था। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पूछें तो 21 ईयर्स की एज से मैंने शुरू किया था। ओह, हाँ, जब आई वॉज इन डूइंग माई MBA, मैं जब MBA में कर ही रहा था, उसी दौरान मैंने ये सब वर्कशॉप्स लेना शुरू किया था। उसमें कैसे गए आप? किसी के थ्रू गए या आपने खुद ही करके पहुंच गए? हाँ, जैसे इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से था। हाँ, फिर हमारा एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी होता है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा। तो उसमें आपको सारा गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आपको लोगों को, हमारा एक प्रोसेस होता है सुदर्शन क्या, वो कैसे सिखाना है, कैसे आपको डील करना है सिचुएशंस के साथ में। तो वो फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में MBA के दौरान ही मैंने उसको साइड बाय साइड चलाया था। अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप्स। तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना तो मैं राजस्थान में सबसे यंग टीचर था। यंग तो अभी भी हुई। हाँ, अभी भी यंग है ना। हमें स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा यंग एट लार्ट रहता है। हाँ। तो वही है ना। तो तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर एवरी ईयर आई टॉट प्रोग्राम्स। तो भारत में भी मैंने वर्कशॉप्स लिए, भारत से बाहर जाके भी वर्कशॉप्स लिए। आर्ट ऑफ लिविंग के ही?
आर्ट ऑफ लिविंग अरे के, वाह। मेडिटेशन के, कॉर्पोरेट सेशंस भारत से बाहर भी लिए हैं। तो ये सब मिला के अराउंड 10,000 तो पुराना है, अभी तो अच्छा। इट्स मोर देन 13,000 पीपल। 13,000 लोगों से ज़्यादा हम रीच आउट कर चुके हैं। और पर्सनली मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ने तो बहुत ज़्यादा रीच आउट किया है। पर्सनली मैं मेरा बता सकता हूँ, एंड ऑल दीज वर्कशॉप्स आई हैव टेकन मोर देन अराउंड 400 वर्कशॉप्स, अच्छा। जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। और साथ ही साथ मैंने कोटा के अंदर भी काम किया है। ओके। तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम डील करते थे। हाँ, क्योंकि कोटा तो हब है, हब है, एजुकेशन हब है, और वो वाला हब भी है जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत पड़े। सही बात है। तो वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन सब हाँ चीज़ों की, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो इस तरीके से लोगों को रीच आउट किया है। प्लस आए दिन हमारे कहीं ना कहीं सेमिनार्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमको इनवाइट किया जाता है टू डिलीवर लेक्चर्स। दैट इज़ कंप्लीट डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन जो ट्रेनिंग पार्ट है दैट इज़ मोर देन 13,000 पीपल। ओके। या तो जैसा कि आपने कोटा का यहाँ पर जिक्र किया, जी। तो थोड़ा वहाँ का इंसिडेंट बताइए, क्योंकि वहाँ का इंसिडेंट बहुत सुनने में आता है। तो आपके कोर्स लेने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, कोटा में गया था आई थिंक 2016 में, हमने वहाँ पे काम शुरू किया। एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा था। कोटा में एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स का हब है, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ में ना बहुत सारा और चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। उससे खुद के इमोशंस, खाना पीना, पेरेंट्स से दूरियां, और फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती शुरू पढ़ाई का होता है। प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर, है ना? तो ये सारा जब बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पढ़ाई के अलावा वहाँ पे और कोई गाइडेंस नहीं है। हाँ। बच्चों को मेंटली कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके ऊपर अलग अलग एक इम्पैक्ट रहता है। जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है तो वहाँ पे पढ़ाई के ऊपर फोकस रहता है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। आई वुड से ओके। कि वहाँ पे गैप बढ़ने से क्या हो रहा था, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे थे। और वहाँ का जो प्रशासन है, जो कलेक्टर साहब थे उस दैट टाइम, वो काफ़ी चिंतित थे। अभी भी इनफैक्ट आज के भी काफ़ी चिंतित हैं। तो वो काफ़ी चिंतित थे इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अप्रोच किया कि आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कोटा में हमारा सेंटर चल रहे थे, बट बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवाइए जो कि स्टूडेंट स्पेसिफिक हो, क्योंकि बच्चे टाइम भी कम दे सकते हैं, एट द सेम टाइम उनको इंस्टेंट रिजल्ट भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग ने अपना काम शुरू करा। हमने करीब 1.5 साल तक हम लोगों ने बहुत हम हर एक हॉस्टल में गए, है ना, 1-on-1 अप्रोच किया हमने हॉस्टल वार्डन्स को। वहाँ पे हमने उनको मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, 1 रुपया हमने स्टूडेंट से नहीं लिया। हमने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अराउंड 80,000 स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करवाए। 80,000 चीज़ को, हमारी पूरी टीम लगी थी, हम लोग अराउंड 25 लोग थे। हमारा खाना पीना रहना सब वहीं होता था, कोटा में ही हमने जगह अरेंज करी थी, पूरा एक लॉजिस्टिक सेटअप किया था। और फिर हमने क्लासरूम्स के अंदर जा जाके लोग बच्चों को मेडिटेशन करवाया, एंड देयर वर ड्रास्टिक रिजल्ट्स, ड्रास्टिक चेंजेस। और उसके बाद में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, और फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गुरुदेव श्री रविशंकर जी, आप दोनों को हमने इनवाइट किया, और 1 लाख बच्चों के साथ में वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ। जहाँ पे कि वसुंधरा राजे जी ने भी, और हमारे जो गुरुदेव श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने भी पूरा बच्चों को मोटिवेट किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि जो सुसाइड रेट चल रहा था उस इवेंट से पहले, या जो हमारे मेडिटेशन सेशन से पहले, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले, ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ। अगर मैं आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो इट वाज लाइक 50 to 60% रेट ड्रॉप हो गया। और ये न्यूज़ कवर की थी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी। आई विल सेंड यू द लिंक्स एंड ऑल। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मेडिटेशन करके बच्चे के अंदर कितना पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, एंड दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। और एक मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी है वो शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी मेरे को बहुत थोड़ा सा सैड करता है। अच्छा। क्या हुआ था कि हम एक हॉस्टल के अंदर हमने अप्रोच करा, तो वहाँ के जो वार्डन थे, हम लोग हर हॉस्टल को अप्रोच कर रहे थे फॉर मेडिटेशन सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट था उसने इतना कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ में कि आप लोग अभी टाइम का कुछ बहाना बना दिया और दिस और दैट, क्योंकि बच्चों को गैदर करना पड़ता था। एक थोड़ा सा वार्डन और मैनेजमेंट के लिए एक कैसा टास्क हो जाता था। तो उन्होंने इस तरीके से एक एक्सक्यूज दे दिया कि नहीं कर पाएंगे और ये और वो।
तो बट स्टिल वी लेफ्ट द हॉस्टल. आप मानेंगे नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमारे पास में खबर आती है कि वो जो हॉस्टल था वहाँ से अराउंड 5th या 6th फ्लोर से एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. वो खुद ही, बट शी वॉज सेफ, बट उसका लेग टूट गया. वो सुसाइड नहीं हो पाया बट उसका लेग टूट गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जस्ट बिकॉज हो सकता है हम उस दिन उस हॉस्टल में वो सेशन ले लेते और शायद वो बच्ची को एक सोलेस या एक पीस मिल जाता और वो अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर पाती. आफ्टर दैट वी रियली हमने और प्रशासन ने भी हमको और सपोर्ट किया. इंटेंस हो गया हमारा, बिकॉज वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मेंटल ट्रॉमा, है ना. कोई भी बच्चा सफ़र नहीं करना चाहिए उस वजह से. तो दैट्स आवर होल मोटिव. स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विथ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन कोटा. बहुत हमारे टीम जो है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से वहाँ पे सारे बच्चों को डील कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. तो जैसे कि आप इतने टाइम से मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो, तो आपको अभी यहाँ पर बैठ के कैसी एनर्जी महसूस हो रही है? ऑनेस्ट जवाब दो. ऑनेस्ट ही चाहिए. ऑनेस्टली ये जगह मेरे को बहुत पॉजिटिव लगी. ओके. क्योंकि जनरली हम लोग तो देखो पूरी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, तो कहीं की एनर्जी कैसी होती है, कहीं की एनर्जी क्या आपको होता है, पहले से हिंट आ जाता है कि यहाँ पे कुछ डाउन. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको एक अलग टाइप की एनर्जी मिलेगी, है ना. एवरीथिंग इज सो टेंस. आप अगर कोर्ट जाएंगे वहां पे आपको अलग एनर्जी मिलेगी. आप अगर बच्चों के स्कूल चले जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको अलग टाइप का एक उत्साह, एक प्लेफुलनेस मिलेगी. राइट. तो हर जगह एक अपनी एनर्जी कैरी करती है ना. लोग कहते हैं कि वाइब्स जैसा कुछ नहीं होता. मैं कहता हूँ वाइब्स जैसा ही सबसे. वाइब की वजह से ही हम किसी के साथ मिलते जुलते. ट्रू. वाइब की वजह से आप कनेक्ट करते हो किसी से, और वाइब्स की वजह से ही आप किसी से व्यक्ति से दूर भी जाते हो. है ना. तो यहाँ पे जब मैं एंटर किया तो इट वॉज वेरी पॉजिटिव वाइब्स. ओके. स्पेशली आपके अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्स है. अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, आपने निकाल लिया मतलब. डेफिनेटली यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन. और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका बहुत ओपन माइंड है. ओके. क्योंकि आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो यू हैव अ ओपन माइंड. और जहाँ पे भी माइंड ओपन होता है वहाँ पे हैप्पीनेस और वाइब्स अच्छी होती हैं. जहाँ पे भी क्लोज्ड माइंडेडनेस होती है, मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी पनपने लगती है. क्लोज माइंड अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में मैं आपसे पूछूं तो क्लोज माइंड किसको आप डिफाइन करोगे? क्लोज माइंडसेट आप ऐसा देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड माइंडसेट. ओके. हम अपनी लाइफ में बहुत सी बार प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं. एक वर्ड है प्रेजुडिस, है ना, कि ये व्यक्ति ऐसा है. ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया. हमने अपनी लाइफ में ना एक अनगिनत कंसेप्ट, नैरेटिव सेट हो जाता है. नैरेटिव सेट कर रखे हैं, कंसेप्ट बना रखे हैं. और ये नैरेटिव और कंसेप्ट्स कहाँ से आए? हमारे लॉजिक से आए या हमारे एक्सपीरियंस से आए. राइट. अब कहने की बात यह है कि हमारे लॉजिक्स भी चेंज हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे हम नई नई चीज़ों के बारे में जानते रहते हैं, नए नए लोगों को जानते हैं, हमारे लॉजिक्स चेंज होते हैं और हमारे अनुभव भी चेंज होते हैं. तो कहना क्या है कि व्यक्ति को अपना माइंड जो है, अपना मन जो है, वो हमेशा खुला रखना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए. नहीं तो क्या होता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है और आपके और सामने वाले की व्यक्ति के बीच में. वो भी एक दीवार लेके चल रहा है, आप भी एक दीवार लेके चल रहे हो, तो ना वो आपकी बात समझ रहा है ना आप उसकी बात समझ रहे हो, तो कैसे तालमेल बैठेगा? तो ओपननेस हमारी सोसाइटी को आज जो ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि ओपननेस की है. खुले मन से चीज़ों को सुनना, समझना, ग्रहण करने की आवश्यकता है. तो जैसा कि चलो अभी हमने ये स्पिरिचुअल और ये वाली बात करी है, तो अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं. तो जब आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो, योगा वगैरह करते हो, तो ऐसा कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाता है, और आपने बताया कि आप 10 साल से कर रहे हो, तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग होते हैं या जो माबाज होते हैं जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, तो वो भी इसी तरीके से मेडिटेशन करते हैं और वो बर्फ में भी बैठे रहते हैं और ऐसे करते हैं जी. तो आप बताइए, आपने इनमें से कुछ अचीव किया या आप करने के उसमें हो? देखिए, इन सब को कहा जाता है सिद्धि. एक वर्ड यूज किया जाता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा, सिद्धियां, है ना. तो सिद्धि माने क्या होता है? परफेक्शन. आप देखेंगे कि अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, और क्रिकेटर्स और भी हैं, बट व्हाई वी फॉलो दीज टू ओनली? बिकॉज इनके पास में वो क्रिकेट की सिद्धि है कि दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. ओके.
हो सकता है कोई व्यक्ति योग में सिद्धि हासिल करे, कोई व्यक्ति बात करने में सिद्धि हासिल करे। सिद्धि मतलब परफेक्शन इन एनीथिंग यू आर डूइंग। कोई व्यक्ति के पास में बिजनेस करने की सिद्धि हो सकती है। आप देखेंगे कई लोग जहाँ पे बिजनेस करना शुरू करते हैं वो उनको हर जगह सक्सेस ही मिलता है। इतना उनका शार्प माइंड हो जाता है, हम कहते भी हैं बिजनेस माइंडेड है ना, तो दैट इज सिद्धि, दैट इज परफेक्शन दे हैव अटेन्ड। वो उन्होंने परफेक्शन को अचीव कर लिया। इसी तरीके से योग के अंदर, योग नहीं कहूँगा मैं इसको, अध्यात्म के अंदर भी बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। ओके। जिसमें से कि कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं कि आप बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स है उससे आप ऊपर उठ सकते हैं। अच्छा। बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या होता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बॉडी का। तो आप जो अभी बात कर रहे थे, हिमालय पे बहुत से लोग बर्फ में भी रह लेते हैं, कम कपड़ों के साथ में भी रह लेते हैं। तो दैट इज एक्चुअली पॉसिबल, वो पॉसिबल है बिकॉज उन्होंने जो एक शरीर का थ्रेशोल्ड होता है ना कि मेरे को तापमान ऐसा ही चाहिए, मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता या मैं सर्दी सहन नहीं कर सकता, ये जो ब्लॉकेजेस हैं उन्होंने उसको पार कर लिया है थ्रू मेडिटेशन या थ्रू योगिक क्रियाज या फिर थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने वो परफेक्शन हासिल कर लिया। आप देखेंगे भारत में ये बहुत कॉमन है कि बहुत से जो हमारे संत हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं। बहुत कम खाना खा के भी वो अपना लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा उनको देख के कि वो वीक है या उनके अंदर एनर्जी नहीं है, दे आर वेरी एनर्जेटिक। तो ये भी एक सिद्धि है। हमको लगता है कि सिर्फ खाना खाने से एनर्जी मिलेगी, तो दैट इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। लेकिन वो जो लोग हैं उन्होंने प्रैक्टिसेस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उन्होंने वो सिद्धि को हासिल किया है कि कैसे कम खाने के अंदर भी हम अपने शरीर को सस्टेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बाबाज होते हैं, टीवी पे दिखाते हैं ज़्यादातर, वो ऐसे हाथ से इशारा कुछ करते हैं तो आदमी पूरा हिलने लग जाता है। तो फिर वो क्या चीज़ है? देखिए क्या होता है, हम सब एक ऐसे जगत में रहते हैं कि हम सब एक वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। जैसे अगर आप और डेप्थ में जाएं, तो अगर आप साइंटिफिक व्यू पॉइंट से भी देखें तो हम सब क्वांटम फील्ड में है, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी में है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की अगर आप बात करें तो हर चीज़ एक पार्टिकल है, एक वाइब्रेशन है ना। हमको दिखता है मैटर, सामने कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो आपको मैटर ही दिख रहा है। अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो आपको मेरा शारीरिक स्वरूप दिख रहा है। लेकिन अगर आप बहुत इसको एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो हम सब एक वाइब्रेशन है, एक एटम के लेवल पर है। तो यही चीज़ होती है कि हम सब कनेक्टेड भी हैं, सारी वाइब्रेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको कहा सकते हैं आपकी हीलिंग प्रोसेस। अच्छा, हम अपने पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से किसी व्यक्ति को एनर्जी या शक्तिपात इसको कहा जाता है, हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप किसी आपके घर में पेट है, डॉगी या कुछ? नहीं, अभी तक। मान लीजिए आप किसी सड़क से भी जा रहे हैं तो आप किसी डॉग को या किसी पेट, किसी घर में आप जाते हैं वहाँ पे किसी का पेट होता है, आप उसको थोड़ा सा भी पुचकारते हैं तो वो कैसे आपके पास में आ जाता है। और उसी सड़क से कोई व्यक्ति अगर अनजान गुजर रहा होगा तो वो डॉग उस पर भौंकेगा, रिएक्ट करेगा, है ना। और आप एक फ्रेंडली वाइब्रेशन के साथ में जाएंगे तो वो आपसे, तो जब एक डॉग उसको कैच कर सकता है वाइब्रेशंस को, तो हम लोग भी इस प्रकृति का हिस्सा है, हम लोग भी डॉग की वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो जो आप चीज़ बता रहे थे कि लोग इस तरीके से करके कुछ करते हैं तो वो सही हो सकता है ना। एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू द अदर पर्सन, दे आर सेंडिंग हीलिंग। आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं कि वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन या एक सकारात्मक एनर्जी एक तरीके से ट्रांसफर हुई है जो ट्रांसफर नहीं है कर रहा है। इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि आपके घर में जैसे ग्रैंड मदर वगैरह होंगे तो हम लोग अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या बड़ों के पैर छूते हैं जाके। भारत में एक बहुत एक कल्चर, पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? बिकॉज कि वो लोग अपने लाइफ को बहुत सारा देख चुके हैं। उन्होंने जीवन में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और वो कंटेंट है लाइफ में। तो वो अपने अनुभव के द्वारा या अपने पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा जो भी हमको आशीर्वाद देते हैं या गुड विशेस देते हैं तो वो हमको लगती है। आप देखें, एक आपका नानी माँ या दादी माँ आपको बोले कि तुम्हारा दिन शुभ हो, उसका इफेक्ट अलग होता है। और एक आप रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि हैव अ नाइस डे, उसका इफेक्ट अलग होता है, है ना। तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ वाइब्रेशन।
है ना, कि किस तरीके से वो एनर्जी हमको अफेक्ट करती है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग. That is something beyond which we cannot understand through logic, but you can understand only through your experience. आप उसको फील करोगे तो ही कर आपको सकते समझ में आएगा. है ना. आप देखो, आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो तो वहाँ एक अलग एनर्जी फील होती है. राइट राइट राइट. अब आप वही गाना, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह का गाना आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हो, हाँ हाँ. और वही अरिजीत सिंह का गाना आप एक कॉन्सर्ट में जाते हो जहाँ पे लाइव अरिजीत सिंह जी गा रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस और नॉट. राइट. हाँ, वो डिफरेंस जो है वही वाइब्रेशंस का डिफरेंस है. ओके. गाना वही है, हाँ सब कुछ. सिंगर वही है, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं. हो सकता है लाइव में आवाज और कम अच्छी आ रही हो, हाँ 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 हाँ. रिकॉर्डेड में तो आवाज और अच्छी आती है, आती है, एवरीथिंग हाँ. इज वेरी नाइस, बट स्टिल यू एंजॉय द कॉन्सर्ट मोर, क्योंकि वहां पे एक ऑरा है, वो एनर्जी है, वो उत्साह है. कोई आपकी नाचने की नहीं भी इच्छा हो रही ना, तो बट व्हेन यू सी हाँ, इतने लोगों को देखते हैं तो हम भी हो जाते आप भी डांस करने लग जाते हैं. हैं. हाँ हाँ हाँ. दैट्स इट. ओके. तो जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि जो आशीर्वाद मिलता है या कोई बोल देता है हैव अ नाइस डे, कई बार हमने लोगों को देखा है कि मतलब चलते फिरते कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि बात हमने तो लिया नहीं इसको और इस पे इसका कर्म चढ़ गया. हाँ. तो कार्मिक साइकिल के बारे में बताओ कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये कितना वर्क करता है. देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो हम किसी को बुरा बोलते हैं या हम किसी को अच्छा बोलते हैं या फिर न्यूट्रल बात करते हैं. हाँ, हाँ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स ना. तो ऐसा कहा जाता है अध्यात्म के अंदर कि जिससे पहले आपको लोगों को ब्लेस करने का, आशीर्वाद देने का शक्ति मिलता है या सिद्धि मिलती है, उससे पहले लोगों को कोसने का आपको सिद्धि मिल जाता है. तो इसलिए कहा जाता है किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है हमको. हाँ हाँ. बिकॉज क्या होता है कि सबसे पहली सिद्धि जो व्यक्ति को मिलती है, द फर्स्ट काइंड ऑफ परफेक्शन दैट वी गेट इज वाक सिद्धि, आपकी स्पीच. आप देखेंगे बहुत सी बार कि बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है. हाँ 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 हाँ. है ना. बोलते सब है, मतलब बोलते सब हैं लेकिन उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगा, या उनकी बात, मैनी पीपल कंप्लेन कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरी बात कोई समझता नहीं है. हाँ हाँ. तो ये कहाँ से आ रहा है? बोल तो सभी रहे, वही बात बोल रहे हो आप, वही डायलॉग्स बोल रहे हो, है ना. लेकिन कई लोगों के अंदर ये सिद्धि होती है कि वो जो बात बोलते हैं वो लोगों के अंदर एकदम से बैठ जाती है. तो दिस इज अ परफेक्शन. तो पहला हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको किसी को भी कर्स नहीं करना है. क्योंकि क्या होगा अगर आप किसी को कर्स करते हो या किसी के बारे में बुरी बातें करते हो या गॉसिप करते हो, तो अल्टीमेटली आपके वर्ड्स की वैल्यू या आपके वर्ड्स का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा. अच्छा. हाँ, योर वर्ड्स विल स्टार्ट लूजिंग पावर. आपको मजा तो बहुत आएगा लोगों के बारे में बुराई करने में और गॉसिप करने में, लेकिन आपके शब्दों की जो वैल्यू है, आपके शब्दों का जो अभी हम बात करते हैं वाइब्रेशन, एनर्जी, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी. दे विल लूज देयर इंपॉर्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. तो इसलिए कहते हैं कि पहला चीज जो आपका पहला सवाल था कि कर्स जितना कम हो, किसी को आपको कुछ बात समझानी भी है तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम दें, है ना. उसको हम डिस्ट्रक्टिव फीडबैक ना दें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें अगर कुछ इंप्रूवमेंट भी किसी के अंदर लाना है तो. सेकंड चीज, हम आशीर्वाद देते हैं तो डेफिनेटली इट कैरीज अ वेट, वो उनको लगता है. एंड और इसी में हम बद्दुआ दे दे तो वो अपने पास आ जाती है, उसको जाती है. हाँ, दैट इज साइकिल. मतलब जैसे कि है ना, पुराने ज़माने में होता था कि कोई श्राप दे देता था तो उसके पूरी पीढ़ियों पे पीढ़ियों चलती रहती थी वो, तो वो वाली चीज़ के बारे में. हाँ, वो जो श्राप देना होता है ना, देखो आप किसी भी व्यक्ति का बुरा करोगे उसके मन से आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा निकलेगा, भले ही वो बोले या नहीं बोले. हाँ. तो वो श्राप ही एक तरीके से. आपने किसी व्यक्ति को चीट कर लिया, आपने किसी व्यक्ति का नुकसान कर दिया, फाइनेंशियल लॉस कर दिया, आपने किसी व्यक्ति की चोरी कर ली, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, अल्टीमेटली आपने उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, डीप डाउन उसके माइंड को नुकसान पहुंचाया है ना, उसको सैड इमोशंस आपने दिए हैं. हाँ, तो वो चीज़ आप चाहो या नहीं चाहो, वो कहीं ना कहीं तो आपको कार्मिक वे में, बैड वे में इफेक्ट करता ही है. हम कहते हैं ना उसका कर्मा ले लिए थे ना, उसका दिल दुखाया. हाँ, तो ये बहुत सही है, इट इज़ वेरी ट्रू. तो कर्मों से कर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि कर्मा जो थ्योरी है ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है. हाँ, आपने हो सकता है कि आपने बुरा बोलकर भी कुछ अच्छा किया हो, या ऐसा भी हो सकता है. यस, मतलब पता ही नहीं है कि क्या. सही बात है ना, कि हमको नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैनी पीपल आस्क कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है. 90% टाइम लोग 90% टाइम ये बोलते हैं कि यार इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है.
तो ये कर्मों की गति कहा गया है। एंड कहते हैं कि कर्मों की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसको इस तरीके से आप समझना कि जैसे मान लो आप अगर कोई आम का पेड़ लगाते हो तो उसको उगने में कितना टाइम लगता है, प्रॉपर आम देने में? इट टेक्स अराउंड 10 years। हाँ इतना समय लग जाता है उसको प्रॉपर फ्रूट बेयर करने में। लेकिन अगर यहीं आप कोई दूसरा पेड़ लगा लीजिए किसी दूसरी प्रजाति का, तो वो फट फट ग्रो कर जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ कर्म जो होते हैं हमारे, वो इस जन्म के होते हैं जो हमको इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं या फ्यूचर में भोगने पड़ते हैं। और कुछ चीज़ें जो अभी हम भोग रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस अपनी लाइफ में, वो हो सकता है कुछ पुराने हमारे कर्म रहे हों, पास्ट लाइफ के रहे हों, है ना। तो कर्मास आर ऑफ 3 kinds यू कैन से। ओके। जैसे कि कुछ होते हैं नेगेटिव कर्मास। आपने किसी का बुरा किया, हाँ, तो वापस वो रिटर्न आपको बुरा फेस करना पड़ेगा। वो होता था ना कि आपने मतलब दीवार को मारा तो आप भी वापस जाके दीवार से सही बात है, कहीं ना कहीं आपको हाँ। वो मिलेगा। मिलेगा। हाँ और इंस्टेंटली मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हाँ, फिर नहीं इंटरेस्ट तो- के साथ मिलता है फिर बाद में। हाँ। तो ये होते हैं कुछ नेगेटिव कर्मा जो हमारी लाइफ में नेगेटिव फ्रूट्स को लेके आते हैं, ओके। है ना। सेकंड टाइप के कर्मा होता है जो कि होते हैं पॉजिटिव कर्मा। आपने किसी का भला किया, आज नहीं तो कल इंटरेस्ट के साथ आपको हाँ मिलना ही है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल किसी को पैसे दिए आपने, तो हो सकता है कि आपको कहीं से पेमेंट अटका हुआ तो आ जाए। डेफिनेटली भाई, आप देखो त्योहार के समय कितने लोग दान पुण्य करते हैं। हाँ। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाएंगे या किसी के पास में भी जाएंगे तो वो आपको यही रेमेडी सजेस्ट करेंगे कि दान करो। दान करो। हाँ। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि जब आप दान कर रहे हो तो आपने जो, मान लीजिए हम सब लोग बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, तो कई बार जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है बिजनेस। हाँ। किसी व्यक्ति का दिल दुखी जाता है। आपका कोई कस्टमर है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको लगा कि यार मेरा तो पैसा ठग लिया। हाँ। मैं तो ठग गया। हाँ, वो दूसरी दुकान पे ज्यादा कम रेट में मिल रहा था, इन भाई साहब ने तो मेरे से ज्यादा रेट में पैसा ले लिया, है ना, प्रोडक्ट दे दिया। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम सबसे कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है। तो इसीलिए भारत में दान की प्रथा बनाई गई, जिससे कि आप अपने धन की शुद्धि भी कर सको। दान करने से आपका जो धन है, अर्जित धन है, एक्वायर्ड वेल्थ, उसको आप शुद्ध करते हैं। तो ये दान करने की महत्व है। तो इसलिए हम वार त्योहार पे दान करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव कर्मास। आप वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा है आप किसी के मन की स्थिति को अच्छा कर दो। हाँ। तो ये पॉजिटिव कर्मास होते हैं। तो फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, एंड थर्ड टाइप ऑफ कर्मास आर न्यूट्रल कर्मास। अच्छा। जैसे रोज सुबह ब्रश करना, ओके। ये न्यूट्रल कर्मा है। इसका ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना आपको नेगेटिव। आप खुद के लिए ब्रश कर रहे हो, दैट्स इट। आप खुद का खाना बना रहे हो, अच्छे से करोगे तो वो हाँ, दांत सही रहेंगे, नहीं करोगे लेकिन इसका किसी और पे लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं जा रहा है इतना ज्यादा, हाँ। है ना। तो दीज आर न्यूट्रल कर्मा, लाइक ड्राइविंग अ कार। आप कार ड्राइव कर रहे हो, एक न्यूट्रल कर्मा है। न्यूट्रल कर्मा। हाँ। आप बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट्स इट। हाँ, उसी कार को लेके आपने किसी को जबरदस्ती टक्कर मार दी, दैट विल बिकम नेगेटिव। हाँ। और उसी कार का इस्तेमाल करके आप किसी को लिफ्ट देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी को कुछ कहीं पे लेट हो रहा है जाने में, आप उसकी हेल्प करते हो, देन दैट बिकम्स अ पॉजिटिव कर्मा। हाँ। तो कहने का अर्थ क्या है, हमारी लाइफ के जो एक्शंस हैं, हर एक एक्शन इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे एक्शंस हैं या कर्मा कह लो आप, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर वो थोड़ा नेगेटिव साइड्स आ रहे हैं तो आप लोग उसको न्यूट्रल करो। हाँ, न्यूट्रल करो एटलीस्ट। भाई किसी का अच्छा नहीं कर पाओ तो कहते हैं ना, कहावत है, किसी का बुरा भी मत करो। दैट इज न्यूट्रल कर्मा। हमारे भारत में हर चीज के ऊपर एक कहावत बनी हुई है ना। हर चीज ऑलरेडी सिस्टमेटिकली हमारे डे टू डे लाइफ में फिट कर रखी है। हमको बस उनके पीछे का रहस्य को जानना है। लोग क्या करते हैं कि वो रहस्य को तो छोड़ देते हैं और बस कर्म कांड को पकड़ लेते हैं। हाँ, जो हुआ उसको पकड़ के चलते हैं। हाँ, दैट्स द वे टू लुक एट कर्मास। तो जैसा कि अभी हमने स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी बात करी, अब हम जैसे यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो मेरे पैर दर्द करने लग गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी 5 टेक्निक्स बताओ जो बैठे बैठे कर सकें मेडिटेशन की। ओके, तो देखो 5 टेक्निक्स हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा। हर एक ऑफिस वाले व्यक्ति कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, गृहिणियाँ कर सकती हैं, आपके ओल्ड एज पीपल कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू। व्यक्ति जो भी श्वास ले रहा है इस धरती पे वो सब कर सकता है। तो यूनिवर्सल टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ कुछ।
पहला तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, हाँ है ना। तो मैं ये सुझाव सभी व्यक्तियों को देना चाहता हूँ कि एक समय पे एक जगह पे आपको 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं बैठना है। अच्छा आजकल वैज्ञानिक ये ऐसा फर्स्ट क्यों? टेक्निक आप इसको मान लीजिए, ऐसा फर्स्ट क्यों? टेक्निक। देखिए क्या होता है कि आजकल वैज्ञानिक बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू एडिक्शन। एक जगह बैठे रहना भी आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान और ये सारी चीजें। बट हम देखते हैं योगा में तो लोग कहीं कहीं दिन बैठ जाते हैं। वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं। अच्छा लेकिन एक आम व्यक्ति जो कि समाज के प्रपंचों से घिरा हुआ है, हाँ 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 जो जिसके दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, जिसको खाना भी खाना है और आपका सारे काम करने हैं, वो व्यक्ति के लिए क्या है, अगर आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो पहला चीज जो डाउन होता है वो है आपका नर्वस सिस्टम। अच्छा उसकी एजिलिटी या उसके अंदर जितनी स्फूर्ति है वो डाउन होने लगती है। Okay. तो क्या है कि हर एक इसलिए आप देखें स्कूल में जो हमारे पीरियड्स हुआ करते थे वो 45 मिनट की हुआ करते थे। हाँ 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 उसके बाद सारे बच्चे खड़े होते हैं जोश के साथ, उत्साह के साथ। हाँ तो क्या है कि पहला टेक्निक ये है कि आप एक ही समय पे बहुत देर तक ना बैठें। ठीक है, आप ऑफिस में हैं, नो डाउट आपको अपना सीट थोड़ी सी देख ली, जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स टेक अ वॉक, थोड़ा सा वॉक कर लिया। आपको वेस्ट रोटेशन है, कमर को थोड़ा सा घुमा लिया, हाँ नेक को आप साइडवेज झुकाइए, Okay. ऊपर नीचे देखिए, 3 से 4 बार राइट टू लेफ्ट, 3 से 4 बार ऊपर नीचे आपने करा, जिससे क्या होगा कि एकदम से बॉडी पूरा रिफ्रेश हो जाए। तो ये फर्स्ट टेक्निक है कि स्पेशली स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप बहुत देर तक एक जगह बैठ के पढ़ते रहेंगे ना तो क्या होगा, वो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, अच्छा याद नहीं होगा चीज़ें, आप बुक खुली रहेगी लेकिन याद नहीं कर। याद नहीं बना तो जस्ट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स वॉक और ब्रेक यू हैव टू टेक। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। देखो ये कब करना है, मान लीजिए आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं या कुछ एकदम से आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल गई जो आप परेशान होते हैं कि यार कुछ लॉस हो गया, नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल गई। बहुत से लोग आजकल एंग्जाइटी की शिकायत करते हैं हाँ हाँ कि मेरे को बहुत एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, बहुत एंग्शियस हो रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। तो इस टेक्निक के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, जो एंग्शियसनेस है उसको रिलैक्स कर सकते हैं, साथ ही साथ एकदम से माइंड फोकस हो जाएगा और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। ओके बहुत सिंपल टेक्निक है। हाँ, क्या करना है, देखो जैसे कि हम लोग नासिका से श्वास लेंगे, नाक से श्वास लेंगे और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ओके और ऐसा आपको महसूस करना है कि आपके होंठ गोल हैं, इस तरीके से होठों का पोजीशन रखना है और आप स्ट्रॉ से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। इसलिए इसको स्ट्रॉ ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी देना चाहता हूँ, है ना। कैसे करेंगे इसको, जैसे आंखें बंद करके आराम से आप अपने ऑफिस की सीट पे बैठे रह सकते हैं और फिर आपको एक लंबा गहरा श्वास लेना है नासिका से, नाक से, और फिर आप होठों को गोल करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बहुत आराम से, अपने आप हवा बाहर छूट जाए। इस तरीके से आपको करीब 10 से 15 बार श्वास लेना है, अच्छा या 1 या 2 मिनट। मैं सोचता हूँ इतना टाइम तो व्यक्ति निकाल ही सकता हाँ है। हाँ हाँ आप इसके इमीडिएट रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे मन शांत हो जाता है। वेरी सिंपल, नाक से श्वास लिया और मुंह से बाहर छोड़ दिया। जस्ट रिपीट दिस, कीप ऑन रिपीटिंग दिस फॉर 1 और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, और या 15 से 20 बार आप इसको करिए। या ये तीसरा टेक्निक है, देखिए हम सबके भीतर ना एक हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस करने की क्षमता कई बार लूज हो जाती है। या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हाँ या फिर हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत से हैं लोग जो हैं वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं। हाँ 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 उनसे आप अपनी कुछ मन की बात करोगे तो भी वो आपको लॉजिकल आंसर देंगे। राइट स्पेशली कपल्स में लड़ाई इसलिए होती है, जो फीमेल पार्टनर है वो अपने मन की बात सामने वाले को बता रही है और जो मेल है वो अपने लॉजिक के लिए आंसर दे रहा है। हाँ हाँ और फीमेल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे को आंसर क्यों दे रहा है, कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, और मेल ये सोच रहा है कि ये इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती। हाँ तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है। तो ऐसा बहुत सी बार होता है कि हम अपने लॉजिक्स और अपने इमोशंस के बीच में तालमेल खो देते हैं। सेम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर में भी। हमारा बॉडी, हाँ, कई बार हमको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है, कई बार हमको एकदम से कूल्ड फील होता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो उसको हम कैसे करेंगे, आपको अपना लेफ्ट हैंड को तो लेफ्ट घुटने पे ही रख लेना है। आराम से आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं करना है। अच्छा, बैठ के ही करेंगे आप इसको। और आपको जो अपना राइट हैंड है
आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है कि आपकी पहली उंगली और मध्य उंगली साथ में दोनों भौं के बीच में रखी हुई हो, हल्के से। और जो आपका अंगूठा है उससे हम अपने दाहिने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, और जो आपकी रिंग फिंगर है उसको हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने में इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया पोजीशन। अब इसको करना कैसे है? देखिए, इसको हम बहुत सरल तरीके से लंबे गहरे श्वास लेने बिना किसी आवाज के, बहुत हल्के से। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास को लेंगे और फिर लेफ्ट साइड को बंद करके, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर पुनः आप राइट साइड से ही श्वास को लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। आंखें बंद करके आपको ये टेक्निक करना है। और ये एक राउंड हुआ, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अच्छा, तो ये तरीके से, हाँ, एक राउंड हुआ। इस तरीके से आप 8 या 9 राउंड करिए। अच्छा, आप बिलीव करेंगे कि ये प्राणायाम, ये जो टेक्निक है, ये आपको इतना रिलैक्स, आपके अंदर हार्मोनल बैलेंसेस, आपके बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो इम्बैलेंस होता है सबको ठीक करता है। एंड वेरी शॉर्ट टेक्निक, 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको भी आप अपने ऑफिस के ब्रेक में कर सकते हैं, है ना। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग एनीबॉडी इन द फ्लाइट। आप कार में जा रहे हो कहीं, हाँ, ड्राइवर सीट पे नहीं करना। हाँ, 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 जब आप पीछे कहीं बैठे हुए हो, देन यू कैन डू दिस टेक्निक। मन बहुत ज़्यादा अशांत हो रहा हो तब आप इसको कर सकते हैं। फोकस बढ़ाना, स्पेशली स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने से पहले आपके सामने बुक खुली हुई हो, आप अपनी चेयर पे बैठ के इसको करिए, फिर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। चौथा है कि है ना, आंखें बंद करके पूरे दिन भर में कभी भी, प्रेफरेबली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, क्योंकि दिन के समय तो काम में होते हैं, हाँ, शाम रात को हम सोते हैं, तो प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट आप अपनी आंखों को बंद करें। ये बहुत छोटा सा टेक्निक है। आप अपनी आंखों को बंद करिए, आराम से अपने रूम में गद्दे पे भी बैठ सकते हैं। आंखों को बंद करके कुछ देर अपना ध्यान को श्वास पे ले जाइए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उनको विचार बहुत आते हैं, जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं वो कहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं, पर सोचना वो मन तो रुकता ही नहीं है, हाँ, है ना। right, right. और मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप मन को फोर्सफुली रोक नहीं सकते, मन को जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से विचार आता है, अपनी इच्छा से चला जाता है। तो मन को केंद्रित करने के लिए या उसको एक दिशा देने के लिए आपको श्वास का महत्व है, श्वास की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, सवेरे नाश्ते से पहले अपनी जगह पे बैठ जाएंगे आंखें बंद करके, और 10 मिनट या करें 12 मिनट 15 मिनट आप आंखें बंद करके अपनी श्वास पे थोड़ा सा ध्यान ले जाइए। सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़िए। देखिए, शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा ना, तो कभी यहाँ दर्द, कभी हाथ हिलाना, कभी, तो शरीर एक स्थिर पोजीशन में आ जाए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, आप अपने आसपास जो भी आवाज़ें हो रही है उनको स्वीकार कर लीजिए। देखिए, घर में कुछ कभी बर्तन बजेगा, कभी गाड़ी की आवाज़ आएगी, सब चलता रहेगा, वो आवाज़ों को स्वीकार कर लिया, नहीं तो मन उसी में अटका रहेगा। और तीसरा स्टेप है, आप फिर अपनी श्वास पे ध्यान ले जाइए। श्वास आ रही है, जा रही है, उसकी रिदम को वैसे ही रहने दीजिए, उसकी लय को वैसे ही रहने दें, और बस अपने श्वास पे थोड़ा सा ध्यान ले गए, मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। हल्का सा आप चाहें तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हैं, या सबसे बेस्ट रहेगा आप गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं उस दौरान। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल हैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी के, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो वो आप करिए। और 5वां टेक्निक है कि रात को सोने से पहले, हाँ, आप 3 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या फिर आप अपने बिस्तर पे सोने से पहले ग्रेटफुल होइए, कृतज्ञ होइए। अच्छा, आपने उस दिन में जो जो भी अचीव किया है, आप उन सब चीज़ों को गिनिए। हाँ, देखिए, क्या होता है, जनरली व्यक्ति जब रात को सोता है तो वो सारी नेगेटिव चीज़ों को सोचने लग जाता है। हाँ, हाँ, आज मेरा ये नहीं, कल ये करना है, आज मेरा ये काम अटक गया, आज मेरा, तो अगले दिन भी वो उसी मानसिकता से उठता है। हाँ, 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 तो हमको क्या करना है कि नो डाउट आपके दिन में अगर हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। आप जीवित हैं, आप श्वास ले रहे हैं, आपके मित्र हैं, आपके घर है, परिवार है, ये है, वो है, हाँ, कुछ तो पॉजिटिव है ही ना, चल रहे हो फिर रहे हो, यही पॉजिटिव बड़ी बात है। हाँ, तो आप रात को सोने से पहले अच्छी चीज़ों को रिकॉल करिए, आप देखेंगे आपका अगला दिन भी उतना ही अच्छा होने लगेगा। और इसी को कहीं ना कहीं भारत में भी और भारत से बाहर भी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन किया गया है। हाँ, क्योंकि जब आप सोते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है।
सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप जग रहे होते हो तब तो आप कॉन्शियसली सारी चीज़ों को डील कर रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। लेकिन जब आप निद्रा की तरफ चलने लगते हो रात के समय, शाम के समय, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ये चीज़ें फिट करोगे कि मेरे काम नहीं बन रहे, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से तो कोई काम नहीं होता, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे रिलेशंस ख़राब हैं, मेरा बिजनेस ख़राब है, तो आप देखेंगे वही चीज़ें फिर होने लगती हैं। तो इसलिए रात को ग्रेटफुल होना मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ये प्रैक्टिस को ज़रूर से करे। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। अच्छी चीज़ों को रिकॉल करिए, अच्छा थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए, अगर नींद का प्रॉब्लम है तो हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा के सो जाइए, वेरी सूदिंग म्यूज़िक। सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया, तो डज इट रियली वर्क्स? मतलब लोग कहते हैं कि आप सोचो सोचो सोचो, तो खाली सोचने से ही काम हो जाता है कि कर्म भी करना पड़ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आई थिंक 95% लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं कि खाली सोच रहे करते कुछ नहीं है, हो कुछ नहीं रहा है। नहीं, ये सोचने से नहीं होता है। देखो, इसको इस तरीके से आप समझना, हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन ही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैं अपने घर से उठ के यहाँ पर आया, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। मैंने मेरा हाँ या आपका? दोनों का। अच्छा, भाई आपके दिमाग में आया कि मेरे को अरब टॉक्स शुरू करना है, मेरे को लोगों को इंस्पायर करना है, तो आपने वो काम कर दिया। आया तो थॉट ही था। थॉट ही था, हाँ हाँ हाँ। अब आपने उस समय तो नहीं सोचा कि मेरे को उसको मैनिफेस्टेशन करना है, मेरे को उसको सोचते रहना है कंटिन्यूसली। ग्रेजुअली हो गया ना, हो गया, हाँ, ऑटोमेटिकली हो गया ना। अब बहुत छोटी छोटी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी इच्छा होती है कि आज मैं मसाला डोसा खाऊं या पिज्ज़ा खाऊं, आप पहुंच जाते हो कहीं ना कहीं। हाँ हाँ हाँ, ये भी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम इसको तवज्जो नहीं देते क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक्शन है। कहने का अर्थ क्या है कि देखो, ये बिल्डिंग यहाँ पे किसी ने बनाई है, किसी के तो दिमाग में आइडिया आया था, उसने बना डाली है बिल्डिंग यहाँ पे, यस और नो? यस। हाँ, किसी के दिमाग में आया था कि मेरे को माइक का इन्वेंशन करना है, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे लोगों की आवाज़ एम्पलीफाई हो सके, हाँ, तो उसने माइक का इन्वेंशन कर डाला। ये सब मैनिफेस्टेशन ही है। हमारी जो दुनिया है वो पूरी मैनिफेस्टेशन से ही भरी हुई है। किसी ना किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। अब जो आपका सवाल है कि इसको सोचते ही रहना है या कर्म भी करना है, तो मैं कहूँगा दोनों चीज़ें। देखो, सोचना कैसे है, कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा अरब टॉक्स में कुछ शुरू करना है, हाँ? तो आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आपके दिमाग में आया, एक इंटेंशन आपके दिमाग में आया, वो विचार एक इंटेंशन के रूप में कन्वर्ट हुआ। ओके। एक विचार और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? विचार तो सिर्फ एक थॉट होता है, आपको दिन भर में 10,000 आइडियाज, इसको आइडियाज, हाँ, लेकिन आप हर विचार पे एक्ट थोड़ी करते हो। हाँ हाँ, आप हर विचार को लेके आगे थोड़ी बढ़ते हो, है ना? वो विचार, इंटेंशन कब बनता है? जब उसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। तो इंटेंशन से मैनिफेस्टेशन होता है, सिर्फ थॉट से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। आपको उसको इंटेंशन के लेवल पे बनाना पड़ेगा। आप किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो तो वो आपका इंटेंशन बन जाता है, और फिर उस इंटेंशन को लेके आप आगे बढ़े। फिर ऐसा थोड़ी था कि आप रोज उस इंटेंशन को लेके बैठते थे कि हाँ हाँ हाँ, बनाना है बनाना है बनाना है। नहीं, आपके मन में एक बार वो स्ट्रांग से फिट हो गया, क्या, और फिर आप उसके ऊपर कर्म शुरू कर दिया आपने। ओके। तो दोनों चीज़ों का महत्व है। एक स्ट्रांग इंटेंशन लीजिए अपने जीवन में, पहले क्लियर होइए कि चाहिए क्या। चाहिए क्या, हाँ, बहुत सी बार लोगों को क्लियर ही नहीं है कि व्हाट डू यू वांट। सो इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी एन इंटेंशन। फिर उस इंटेंशन को आपको फिजिकल वर्ल्ड में आप जो जो चीज़ें कर सकते हो उसको पॉसिबल करने के लिए वो आप करिए, एंड देन ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स विल प्ले इट्स रोल। फिर बाकी का काम किसी और का हाँ, यूनिवर्स का काम है बस। लेकिन पहले आप जो चीज़ें कर सकते हैं आप उसको क्लैरिटी के साथ में करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स, एंड वी डू इट डेली, आई टेल यू। हाँ हाँ, है ना, हम लोग हर छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। राइट फ्रॉम व्हाट यू विल वेयर, आप क्या चीज़ पहनने वाले हैं, से क्या चीज़ आपका गोल है, ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेड ही है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जैसे कि अब आपको इस सब का बहुत इन डिटेल ज्ञान है, तो मतलब आप तो जो चाहो उस चीज़ को मतलब आप कर सकते हो। तो इज इट मतलब रियली लाइक दिस, या फिर जो है वो ही रहता है? देखो, यूनिवर्स क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा ना मैं वही करूँगा। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ एक इंटेंशन लेके बैठा हुआ हूँ, मेरे मन में मेरे को चाहिए कि मेरे को ये चीज़ हो जाए मेरे साथ में,
लेकिन हो सकता है वो मेरे लिए बेस्ट ना हो. हाउ डू वी नो? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं ज्ञान होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसको किस टाइप का भोजन करना चाहिए, या उसको कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है. ये सब उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. हाँ, कोई हायर पावर है जो उसके लिए डिसाइड करती है. हाँ, हाँ. सिमिलरली हम सब भी एक कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जैसे ही हैं. हम हो सकता है सोचें कि हमारे लिए ये अच्छा है या वो अच्छा है, लेकिन हो सकता है यूनिवर्स के अपने प्लान्स हों. सो यू हैव टू ऑलवेज बिलीव इन सम हायर पावर. तो आप अपने इंटेंशंस रखिए कि हाँ, मेरे को लाइफ में इस तरफ पहुंचना है, इस दिशा में बढ़ना है, और फिर ये भी बोलिए साथ में कि हाँ, इससे बेटर भी कुछ हो तो वो भी हो जाए. हाँ. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ. या अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि बचपन में तो मेरे को कहते हैं ना कि आई वांटेड टू बी इनटू जंगल्स, कि मैं सोचता था कि मैं जंगल में जाके ही रहने लग जाऊं. हाँ. या फिर मेरे को बस बहुत फैसिनेटिंग लगती, जो मैं सोचता था कि मैं एक बस वाला बन जाऊं. हाँ. बट आई थिंक लाइफ हैज अ बेटर प्लान्स फॉर अस, है ना. तो जीवन में यूनिवर्स हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. सो यू शुड गिव मिरेकल्स अ चांस टू हैपन. एक स्कोप छोड़ना चाहिए मिरेकल्स के लिए. तो जैसे कि आपने बोला कि मिरेकल्स के लिए स्कोप छोड़ना चाहिए, बट हम ऐसा सुनते हैं कि जो होना होगा वो तो होगा ही. अब आप बताइए, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए ना, लाइफ में दोनों चीजें होती हैं. कई चीजें होती हैं जो कि होना होती है, वो होती ही हैं, जिसको हम कहते हैं भाग्य, है ना. ये कुछ कर्मों से भी रिलेटेड होता है. हाँ, भाग्य, लक का जाता है. जीवन में लक का भी उतना ही महत्व है. और साथ में एक दूसरा वर्ड होता है जिसको कहते हैं फ्री विल. अब दुनिया में लड़ाई झगड़ा इस बात का है कि कई लोग बोलते हैं कि सब अपने हाथ में है, हाँ. है ना. और दूसरी तरफ का पक्ष बोलता है कि नहीं, सब लक है जी, सब करने वाला कुछ और है, कोई है. मैं कहता हूँ कि इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है. देखिए, आपकी जो हाइट है, हम कितने लंबे होंगे अपने जीवन में, वो लक है. लेकिन जो वेट है वो किसके हाथ में है? अपने हाथ में. आपने देखा होगा कई लोग पतले से पूरा बॉडी बिल्डअप कर लेते हैं. कई लोग थोड़े हेल्थ प्लस साइज में होते हैं, वो पतले हो जाते हैं. हाँ. तो ये आपके हाथ में है, बट हाइट तो अपने आप ही हुआ ना आपका, जो भी हुआ है. तो लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें लक से भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपका भाग्य से निर्धारित होती हैं. जो होना होता है वही होता है, ये सही है. लेकिन उसको आप मॉडरेट, उसको आप ऑल्टर जरूर कर सकते हो. ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि नहीं? जैसे कि आपको हिल स्टेशन जाना है, ये भाग्य है, आप जाओगे ही सही. लेकिन कौन से हिल स्टेशन जाना है, ये आपके हाथ में. हाँ. राइट. यस और नो? राइट. ये आपके हाथ में है. आपको खाना खाना है, आप किस घर में जन्म लिए हैं, वो आपका भाग्य है. आप कौन से स्कूल में गए हैं, वो आपका भाग्य है. आपने थोड़ी डिसाइड किया कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा या मेरा नाम ये होगा. हम थोड़ी डिसाइड करते हैं. पेरेंट्स और सारी सिचुएशंस जो हमको मिली, अपने से हायर पावर जो है वो हायर पावर ने डिसाइड किया, और वो भी भाग्य ही है एक तरीके से. हाँ. आपने जिस घर में जन्म लिया वो आपका भाग्य है. आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला वो भाग्य है. लेकिन अब उन्हीं पेरेंट्स के साथ, उसी फैमिली के साथ, उसी अपब्रिंगिंग के साथ आप अपने जीवन में क्या करते हैं, ये आपके हाथ में है. फ्री विल है, ये आपके हाथ में है. आप इसको बदल सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. कई लोग इसको डिप्रूव, मतलब नीचे भी ले जाते हैं. कई लोग इसको बहुत अच्छा कर लेते हैं. ये हमारे हाथ में है कि नहीं? तो जैसा कि आपने आप भाग्य की बात करी, और मैंने ऐसा सुना है कि आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू आप अपनी पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो. तो आप तो इतने साल से कर रहे हो, तो आपने कुछ किया ऐसा अभी तक? हाँ, देखो, बहुत एक अच्छी बात मैं बताऊंगा कि ये क्या है कि आपका जो भाग्य है ना, वो भी आप आध्यात्म से बदल सकते हो. अच्छा. हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे है. मैनी पीपल से ना कि अब मेरे तो भाग्य में लिखा हुआ है, मैं कैसे इसको बदल दूं. हाँ. तो हमारे सभी शास्त्रों में लिखा गया है कि कृपा से, लाइक फ्रॉम ब्लेसिंग्स और कन्वर्ट. हाँ, सेल्फ एफर्ट या प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं. जो भाग्य में कुछ नेगेटिव है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से. और आप कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं. और कमिंग बैक टू द पार्ट कि ये सब चीज़ें निर्धारित कहाँ से हो रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ हमारे पास्ट कर्मास हैं जिनको हमको भोगना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके नाम पे आती है कि नहीं आती? आती है. हाँ. तो सिमिलरली पेरेंट्स के जो लोन होते हैं वो भी हमको चुकाना पड़ता है. हाँ. राइट. तो
आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो आप उसको एक अच्छा भाग्य समझ के ग्रहण करिए, और कुछ अगर अच्छा नहीं भी आया तो भी आप उसको ग्रहण करके फिर यू हैव द पावर टू चेंज इट, फिर आपके पास में वो शक्ति है कि आप उसको चेंज कर सकें। तो ये सब होता है कहीं ना कहीं, इसमें हमारे पास्ट लाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि आपने कहा ना कि आर्ट ऑफ लिविंग में एक प्रोसेस होता है, इटर्निटी प्रोसेस बोलते हैं उसको, ओके। जिसके माध्यम से आप अपने पास्ट लाइफ को आप देख सकते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन रहा होगा ना आपके पास्ट लाइफ में, वो आपको फील होगा। फील होगा कि दिखेगा? दिखेगा। अच्छा, हाँ, फील भी होगा, दिखेगा भी, सर दोनों चीज़ें होती हैं। आपने किया एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस क्या है थोड़ा बताइए। मैं इसमें, आप देखो, मान लो आपको कभी सपना आया है रात में, बस उसी तरीके से आपको सपने के रूप में चीज़ें दिखेगी। अच्छा। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, देखो मैंने आपको बताया ना, कई कर्मास हमारे जीवन में न्यूट्रल होते हैं। हाँ हाँ। अब आप हर जन्म में हमने खाया है, पिया है, रिलेशंस बनाए हैं, हर योनि में व्यक्ति करता ही है, हर पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने किया है। कुछ इंप्रेशंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली हम पे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए कई जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही पानी से डरते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसी घर में दूसरा बच्चा होगा, उसको पानी में खेलने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ। दो ही बच्चे ट्विंस भी हो, मान लीजिए एक ही घर में ट्विंस जन्म लिए, एक ही समय पे जन्म लिए, एक बच्चा एनिमल्स के साथ में बहुत कंफर्टेबल होगा और दूसरा बच्चा एनिमल्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं होगा। ये हमने बहुत देखा है। एक ही घर के अंदर बड़ा भाई हो सकता है थोड़ा गुस्सैल हो या थोड़ा सा शांत हो, छोटा भाई हो सकता है ज़्यादा गुस्सैल हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हो। तो ये सब कहाँ से रहा है? बचपन से ये ट्रेट्स हमने दिखने लग जाते हैं। अब देखिए, बच्चा तो कोई स्कूल नहीं जा रहा है ना, उसने तो कोई सीखा नहीं कि मेरे को पानी से प्यार करना चाहिए या मेरे को एनिमल से लव, बट नेचुरली बच्चे के अंदर ये टेंडेंसीज आती है ना। तो कई बच्चे बहुत डेयरिंग होते हैं बचपन से। हाँ हाँ हाँ। कई बच्चे थोड़ा से सिस्टमेटिक होते हैं, हर चीज़ को उठाएंगे वहीं रखेंगे। कई चीज़ होते हैं जो बच्चे पूरा दीवार पे पेंटिंग कर देते हैं। सो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ पास्ट इम्प्रेशंस लेके वो आ रहे हैं। इम्प्रेशंस मतलब कार्मिक रिकॉर्ड्स, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऑटोमेटिकली प्री फेड है वहाँ पे उनके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो होता है पास्ट लाइफ के अंदर। जैसे कि आपने शुरू में बात करी थी, आपने कोटा का जिक्र किया था, और आजकल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं वो भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, थेरेपियाँ ले रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, ट्रॉमा फियर जो भी है। तो आपका उस पर क्या टेक है? मतलब उनको क्या करना चाहिए कि ये सब चीज़ें कम हो जाए, या जो एज क्राइटेरिया है वो हट ही जाए? देखिए, ये आजकल ना आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज बहुत से लोग इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। एंड स्पेशली आई वांट पेरेंट्स टू लिसन टू दिस। माता पिता को स्पेशली सुनना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देखो, बच्चे तो नेचुरली भगवान ने जैसा उनको बनाया वैसे ही है। वो तो अपना नेचुरल एक जो एवोल्यूशन का पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स और एज सोसाइटी, मोर देन द पेरेंट्स ऑल्सो एज सोसाइटी, हमको ये बात समझनी चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति, आजकल ये जो स्ट्रेस बढ़ने लग गया है, एंग्जाइटी बढ़ने लग गई है, उसका कारण है एक तो पीयर प्रेशर और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है बच्चों पे, सोशल मीडिया का एक्सटर्नल सबको। हाँ, एक्सटर्नल। और बच्चे आजकल फोमो एक वर्ड जैसे है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत ज़्यादा जीने लगे हैं। तो कुछ बातें इसमें हैं जो कि हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि पहला तो अपने बात को शेयर करो, और वही वो लोग जाके काउंसलिंग में भी करते हैं। दे हैव टू स्पीक देयर हार्ट आउट। हाँ हाँ हाँ। हमको बच्चों के उनके मन में क्या चल रहा है वो बात सबसे पहले तो जाननी पड़ेगी। किसी बीमारी का आप इलाज करो, आपको सबसे पहले बीमारी तो पता होनी चाहिए। हाँ, सही बात है ना। तो वो चीज़ है कि पहले यू हैव टू डायग्नोस कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड अ चाइल्ड। आपको उससे बात करनी पड़ेगी, आपको उससे काउंसलिंग सेशन लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ जो है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा। हाँ, लोग सोचते हैं कि बातें कर ली, थोड़ा वही वापस आ गया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म टेक्निक्स आपको करनी पड़ेगी। दैट वे बच्चों के लिए भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। आई पर्सनली ऑल्सो टेक। तो बच्चों को हम बहुत फन वे में सिखाते हैं। जिस तरीके से आप एक बड़े को डील करते हैं उस तरीके से आप एक बच्चे को डील नहीं कर सकते। तो उनको हम बहुत फन वे में, इंटरेस्टिंग वे में, स्टोरीज के माध्यम से और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उनको बहुत सारे गेम्स और टेक्निक्स करवाते हैं। जैसे आपने आज स्टोरीज का जिक्र किया था, आप कहानी सुनाओ कुछ मुझे। देखो, एक हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है। है ना। तो क्या होता है, एक बार 4 दोस्त होते हैं, उनको एक मैजिकल कार मिल जाती है। तो जादुई कार होती है। तो जादुई कार क्या होता है कि
सिर्फ वर्ड्स से चलती है। तो हम अच्छा। बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनके लैंग्वेज स्पीच, आजकल बहुत लोग एब्यूसिव लैंग्वेज यूज हाँ, करते हैं हर जगह, चलते फिरते कुछ भी बोल। कुछ भी बोल देते हैं। हाँ। तो लैंग्वेज का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। तो 4 दोस्त होते हैं, वो एक गाड़ी खरीदते हैं। तो उस गाड़ी मैजिकल होती है। अच्छा। तो उससे वर्ड से वो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, रुक भी जाती है, स्पीड भी पकड़ लेती है। ओके। तो सबसे पहले जो वर्ड होता है उसका, मिरेकल वर्ड जो होता है वो होता है थैंक गॉड। तो थैंक गॉड होने से गाड़ी क्या चलने लग जाती है। अच्छा। हाँ। सेकंड वर्ड होता है माय गॉड। तो माय गॉड करने से क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। तो थर्ड वर्ड होता है ओ माय गॉड। ओ माय गॉड से स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती अच्छा, है। 3 वर्ड्स हो गए। या 3 वर्ड्स हो गए। अच्छा। और जो लास्ट वर्ड होता है वो होता है टर्न के लिए, दैट इज ब्यूटीफुल गॉड। अच्छा। तो क्या होता है, सारे दोस्त उस यात्रा में निकलते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है कि उनको मैजिकल कार मिल गई। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, थैंक गॉड, और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। और फिर जो सेकंड वर्ड होता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोलने से स्पीड में दौड़ने लग जाती है। हाँ। फिर वो बोलते हैं ब्यूटीफुल गॉड, तो टर्न ले लेती है, जो अपने रास्ते में जाने लगते हैं। अचानक से क्या होता है, उनको लगता है कि स्पीड बहुत तेज होने जाती है और सामने खाई होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, हाँ। कौन सा वर्ड था। तो ऑल ऑफ देम वर लाइक ओह क्या बोले। तो एकदम से एक व्यक्ति के दिमाग में आता है और बिल्कुल वो क्लिफ के कॉर्नर पे जाके गाड़ी रुकती है, उसे कहता है माय गॉड। तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है। तो इस गाड़ी रुक जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद चारों दोस्त एक साथ बोलते हैं थैंक गॉड। तो वापस सो गाड़ी खाई में। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे वर्ड्स में हमारी गाड़ी को चलाने की शक्ति भी है और हमारी गाड़ी को खाई में गिराने की। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू जस्ट बाय दिस स्टोरी ना, बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ, हमको हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा कल्चर करना चाहिए। इट शुड बी रिफाइंड। हमारी लैंग्वेज में एक वो प्योरिटी रहे, एक शुद्धता रहे और किसी का दिल ना दुखे। हाँ। दिस थिंग वी टेल। मतलब आपने जो अभी बोला ना, उससे मेरा एकदम अंदर जो दिमाग है ना एकदम से खुल गया कि यार मतलब मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूँ। कुछ भी बोल देता हूँ, कभी भी मुंह में आता है कुछ भी, हाँ। बट ये जो थैंक गॉड वाला आपने बोला ना, मतलब एकदम से मेरा दिमाग खुल गया। क्या स्टोरी बताइए आप। सो दिस इज वेरी ट्रू है ना। लोग बोल जाते हैं कुछ भी, फिर दे रिग्रेट इट, फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ। आप देखो कई बार 2-2 शब्दों से लोगों के 10-10 साल की लड़ाइयाँ हो जाती है, भाई लड़ जाते हैं, ऐसा घर में कलेश हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों के हमारे प्रोग्राम्स हैं एंड बच्चों को हम काउंसलिंग भी करते हैं, उनसे शेयरिंग भी करते हैं, उनको गेम्स खिलाते हैं एंड एक्टिविटीज़ होती है, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। वो सारी चीज़ें होलिस्टिक तरीके से, फूड हैबिट्स में भी हम बात करते हैं, गैजेट्स पे भी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिश्रित होके ही बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसा कहूँगा प्रैक्टिकल चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, रादर जस्ट एंड टॉकिंग, है ना। प्रैक्टिकल चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। तो जैसा कि आपने चलो बच्चों पे तो काम कर लिया, बड़े भी आई जाते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ। पर हमने ये चीज़ देखी है कि जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनकी जो साइकी होती है वो मतलब अलग ही कुछ होता है। तो कभी आपने ऐसे लोगों से डील किया है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, मैं जेल में भी सिखाता हूँ। मैंने अच्छा। उदयपुर जेल के अंदर ले रखे हैं प्रोग्राम्स। और मतलब वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ या मतलब लेकर आ गए बस आप? नहीं, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। कुछ स्टोरी बताइए उसकी। बिल्कुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जब मैं डीडवाना एक करके जगह है यहाँ से, जी। राजस्थान में ही पड़ती है, वहाँ पे मैंने एक वर्कशॉप लिया था जेल के कैदियों के लिए, इनमेट्स के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे 2 लड़के थे जो कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक गैंगस्टर था अनंत पाल, हाँ है ना। हाँ। तो उसके गैंग मेंबर्स थे। अच्छा। और उन जो यंगस्टर्स की जो एज थी वो बहुत कम थी। जब मैं अंदर गया तो एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा रूम होता है वहाँ पे, वहीं पे सब लोगों का रहने की व्यवस्था थी। सब लोग वहीं पे चद्दर वद्दर लगा के उनका जो भी सेटअप रहता है, देयर वर अराउंड 40 पीपल इन दैट स्मॉल रूम, है ना। तो बहुत, और उसी में 2 लड़के थे जो कोने में बैठे थे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम, आई वॉज टॉकिंग टू एवरीबडी एल्स। अच्छा, लोगों से बात कर रहा था और हमारा जो एक प्रोटोकॉल होता है हम उसको पूरी तरह से फॉलो करके हमने उनको टेक्निक्स वगैरह सिखाया, हमने उनको सुदर्शन क्रिया सिखाया, मेडिटेशन करवाया। तो पहले दिन तो बहुत रिलक्टेंट थे लोग। हाँ। द फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत से लोग पीछे बैठ के सिर्फ देख रहे थे। हाँ। और मेरे सामने सिर्फ 5-6 लोग बैठे हुए थे और वो लोग उनका मजाक बना रहे थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, और
आप अब जेल में तो हाँ, यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे इसको क्या देख के करोगे? कर क्या लोगे? एंड आप जेल में तो किसी को डांट सकते ही नहीं हो। हाँ हाँ वो सब दे आर ऑल एक्सपर्ट इन देयर बीट। हाँ हाँ तो आप किसी पे दादागिरी तो कर ही नहीं सकते वहाँ पे। हाँ। आप उनको सिर्फ कंपैशन से और प्रेम से ही आप उनको मोल्ड कर सकते हैं ना। तो आई वॉज वेरी पेशेंट। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैं सेकेंड डे गया, थर्ड डे गया, स्ट्रेंथ और बढ़ी। पहले दिन 5 थे, फिर 15 लोग आके बैठे सामने, तीसरे दिन 20 लोग आके बैठे। फिर ऐसा करते करते आप मानेंगे नहीं, लास्ट डे तक एवरीबडी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इंक्लूडिंग दोज 2 बॉयज। ओके। वो जो 2 लड़के थे, वो कोर्स ख़त्म जब हमारा पूरा 7-8 दिन का कैंप वहाँ पे चला, उसके बाद आके मेरे से बोलते हैं कि सर अगर आप हमको जीवन में पहले मिल जाते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं। देवर सेड कि सर हम आपसे नाराज़ हैं सर। मैंने कहा क्यों नाराज़? सेड कि सर आप काश पहले मिल जाते हमको, आपने थोड़ी सी देर कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप जिस भी, एंड दे वर हार्डकोर गैंगस्टर्स, दे हैड उनके ऊपर शूटिंग एंड शूटर थे दोनों उसकी गैंग के। सो और वेरी यंग पीपल अराउंड 20 और 21 एज। तो दैट पावर इज देयर इन मेडिटेशन। वो ध्यान के अंदर वो शक्ति है कि व्यक्ति के पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे। बस थोड़ा सा धैर्य हमको भी रखना पड़ता है और इनमेट्स को भी रखना पड़ता है। और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जेल्स में। बताइए ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इनमेट्स के साथ देखो क्या होता है कि अंदर जो सबसे प्रॉब्लम वाला चीज़ है वो है टाइम निकालना। तो और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो हम उनको करवाते हैं, 1-1.5 घंटा उनका उसमें जाता है। बहुत सारा योगा भी करवाते हैं इससे फिजिकली फिट रहे। नहीं तो क्या होता है, वंस दे कम आउट ऑफ जेल वो फिजिकली इतना फिट ही नहीं रह पाते कि वो अपने बाकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाए। तो योगा हम उनको करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी खत्म ना हो इसके लिए हम उनसे बहुत सारे एक्टिविटीज करवाते हैं। कभी उनसे कुछ पेपर बैग्स वो लोग बनाते हैं जो कि अगेन सोसाइटी के ही काम आते हैं। फर्नीचर बना सकते हैं वो लोग, और पोएम्स लिखते हैं। अच्छा। पूरा एक बैंड है जेल में। नहीं नहीं, बताइए जेल में बताइए। पूरा एक बैंड है विथ गिटार, बिल्कुल आइडिया नहीं, इसके बारे में बताइए। तबला एंड ऑल द थिंग। बहुत टैलेंट है अंदर। मैं ऐसा कहता हूँ कि वो लोग हमसे अलग नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनसे हिट ऑफ द मूवमेंट कुछ गलती हो गई, गुस्से में आ गए, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड आई थिंक बिहाइंड एवरी विक्टिम, बिहाइंड एवरी कल्प्रेट देयर इज अ विक्टिम। भाई जिसके साथ गलत हुआ है कहीं ना कहीं उसको बहुत दुख होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ वापस गलत भी करता है। इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 95% ऑफ द केसेस। 5% लोग अलग होते हैं के साथ में डीलिंग भी अलग ही करना चाहिए। बट मैं आपको एक मेजोरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब हम जेल में जाते हैं, इनमेट से मिलते हैं, तो वो लोग बहुत टैलेंटेड है। कोई बहुत अच्छा गाता है, उदयपुर में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, आई कैन नॉट नेम देम फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन वहाँ पे पूरा एक बैंड है जो कि परफॉर्म भी करता है। और एंड दे सिंग सो नाइसली, बहुत अच्छे से वो गाते हैं। और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको कई ओकेजन्स पे बाहर आने का मौका भी मिलता है। अच्छा। परफॉर्म, वाओ, टू परफॉर्म, है ना। तो एक प्रोटोकॉल है, पूरा प्रॉपर सेफ्टी और उसका मेजरमेंट और वो सब फॉलो करके एंड दे गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ उनके आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए मेडिटेशन ये बहुत बेनिफिशियल है ना। और साथ ही साथ व्हाट बाहर निकलने के बाद वो कैसे अपने सोशल सर्कल में वापस जा सकें, उसकी हिम्मत, उसकी स्ट्रेंथ। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति एक बार बाहर आता है तो बहुत सारे लोग संकोच में आ जाते हैं। उसको सोसाइटी का इन्फ्योरिटी लगती है, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, बच्चों को कैसे डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि एक व्यक्ति थे, मेरे को आई विल नॉट टेल द जेल ऑल्सो। तो वहाँ पे वो हमको मिले थे। तो ही सेड टू मी कि कैंप करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो ही सेड लास्ट डे कैंप के वो आए और वो बोले कि मेरे को पूरा जीवन अब सोसाइटी की सेवा में करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा आपका विचार है। मैंने कहा आप बाहर कब आएंगे? तो ही सेड कि मैं अभी 1-1.5 साल में बाहर आ जाऊंगा, मेरा होने वाला है। एंड वेरी जेंटलमैन, पूरा प्रॉपरली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल, बट या
बट ही वॉज सर्विंग सिंस लॉन्ग, बहुत सालों से वो अंदर थे। पहले तो अंडर ट्रायल थे, फिर उसके बाद में उनको सेंटेंस हो गया तो भी अंदर ही थे। तो देन ही सेड वन वेरी मतलब इमोशनल थिंग, ही सेड कि बाहर अब मेरा कोई नहीं है, मेरे फैमिली वालों ने मेरे को डिस्कार्ड कर दिया है, और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहाँ मेरा घर था वहाँ भी अब मेरा घर नहीं है। तो आई हैव नोवेयर टू गो, आई विल जस्ट डेडिकेट माई एंटायर लाइफ फॉर सोसाइटी। मैं अब सारा जो जीवन है मेरा बचा हुआ, मैं लोगों की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में बिताना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर अब मेरा कोई नहीं है और मेरे घर वालों ने भी मेरे को डिसोन टाइप कर दिया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम उनको एक मौका मिलना चाहिए सभी लोगों को वापस से मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में शामिल होने के लिए, और ये एवरीबडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो ये तो आपने लोकल लेवल पर बता दिया, भारत के अंदर बता दिया। अब जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप बाहर भी जाते हो, तो बाहर का एक्सपीरियंस बताओ कुछ। तो बाहर के भी बहुत अच्छे किस्से हैं, बिकॉज यू नो आप भारत में ही एक शहर से दूसरी जगह जाओ या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो वहाँ पे कल्चरल चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज होता है। तो जस्ट इमेजिन कि आप अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत आपको एक कल्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं। तो आई शेयर फ्यू स्टोरीज लाइक सबसे पहले मैं वियतनाम गया था, तो वहाँ हमको भेजा गया था एक असाइनमेंट पे। तो वियतनाम आई वॉज लाइक देयर इन 2017 में मैं वहाँ पे गया था। एंड वहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है वो है लैंग्वेज का। हाँ, लैंग्वेज। अभी तो फिर भी लोग थोड़ा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं टूटा फूटा, लेकिन उस समय इट वाज अ बिग चैलेंज। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि हम लोगों को मैं अकेला गया था यहाँ से, एंड लाइक मेरे को एक व्यक्ति का जस्ट एक कांटेक्ट मिला था कि अच्छा, आपको यहाँ पे जाके इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो व्यक्ति से हम मिले, उन्होंने पूरा हमको थोड़ा सा गाइड करा था कि ये आपका रहने की जगह है, ये आपका हॉल है। रहने और जगह एक ही थी, हॉल और वो एक ही जगह पे, वहीं पे खाना पीना सब हमारा होता था। तो और फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आपके पास में आएंगे कल से, आपसे कोर्स सीखें, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना रहता है ना कि आपको वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। तो नेक्स्ट एक व्यक्ति हमारे पास में आते हैं और वो आके बैठ गए हमारे सामने। अब हम थोड़ी ही देर में हमको ये समझ में आ गया कि ये सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती। हाँ। अब उनको इंग्लिश नहीं आती और हमको वियतनामीज नहीं आती। तो अब हम क्या करें? हम आधे घंटे तक तो सोचते रहे, 10-15 मिनट तक कि कैसे कम्युनिकेट करें। गूगल ट्रांसलेटर चलाया, लेकिन इतना भाई ट्रांसलेट आप पे इतना फास्ट नहीं कर सकते। वर्ड टू वर्ड आपने थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यू कैन ट्रांसलेट, हेलो, हाय, बेसिक चीज़ें मैंने उनको कम्युनिकेट करी जैसे तैसे, और फिर मैंने उनको चाय बना के पिलाई। अच्छा, हाँ, तो भारत की चाय वियतनाम। अरे वाह। तो उनको वो चाय बहुत अच्छी लगी, तो ही वॉज एंजॉइंग द टी। और हम लोग मैंने फिर उनके जिनके थ्रू हम गए थे, हमने उनको कांटेक्ट किया, हमने कहा कि एक ट्रांसलेटर को भी आप भेजिए। अच्छा, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि ओ ट्रांसलेटर को भेजना भूल ही गए। तो फिर उन्होंने ट्रांसलेटर भेजा, एंड जब तक हम लोग आराम से चाय पी रहे थे, मैं भारत से कुछ हमारे स्वीट्स भी ले गया था, गजक और ये सारी चीज़ें, तो मैंने उनको वो खिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम पास। तो वो टाइम पास हम कर रहे थे जितने में ट्रांसलेटर आ गए। फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर मैं ट्रांसलेटर को बोलता था और वो ट्रांसलेटर सामने। तो हम 3 लोगों से पहला कोर्स शुरू हुआ वहाँ पे वियतनाम के अंदर। तो मेडिटेशन उन्होंने करा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बहुत अमेजिंग लगी कि भारत में जैसा लोगों को सुदर्शन क्रिया का अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव उनको वहाँ पे भी हुआ। अच्छा, मेडिटेशन का इफेक्ट सेम है। हम लोग सिर्फ कहते हैं ना, विचारों से अलग हैं, पहनावे से अलग हैं, खान पान से अलग है, लेकिन आंतरिक तौर पर अगर आप देखें तो मेडिटेशन अफेक्ट्स एवरीबडी इन द सेम वे। भले वो यहाँ का हो कि चीन का हो कि अमेरिका का हो कि वियतनाम का हो। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे करके एक वहाँ बढ़ता गया। फिर जो ट्रांसलेटर आए थे, हमने नेक्स्ट शिविर में उन्हीं को बिठा दिया। अच्छा, ये भी हुआ, पहले दिन एक अलग ट्रांसलेटर आया, दूसरे दिन वो ट्रांसलेटर आया ही नहीं। वो बोर हो गया। वो क्या, तो सोचा ये क्या चीजें चल रही है। वो दूसरे दिन फिर उसने अपने फ्रेंड को भेजा, तो दूसरे दिन दूसरा ट्रांसलेटर आया। अच्छा, तीसरे दिन तीसरा आया। और अगले बैच में मैंने उन तीनों ट्रांसलेटर, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी, तो मैंने कहा कि ऑल ऑफ यू सिट। वो 3 दिनों से फिर शुरुआत हुई, और उन ऐसा करते करते हमने फिर करीब 160 लोगों को वहाँ पे सिखाया। अरे वाह। जो कि
बहुत एक 160 लोगों का एक बैच बड़ा बहुत होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना एक एक व्यक्ति को भी समझाना करना काफ़ी एक बैरियर आता था लैंग्वेज का, फूड का, तो दैट वाज लाइक दैट। और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, अच्छा, ओके। तो वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा चैलेंज आया फूड का। उसको कैसे ओवरकम किया फिर? उसको हम लोग थोड़ा या आपने वो स्पिरिचुअल इतनी ले ली कि आप बिना खाने भी रह सकते हो? नहीं मेरे को तो बहुत वहाँ पे और ज़्यादा होती थी क्रेविंग। यहाँ पे तो क्या है, थोड़ा घर में रहते हैं तो थोड़ा से बिगड़ गए हैं, तो खाना जब चाहो तब आ जाता है, रेडी मिलता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी, खाना अपना, सारी चीज़ें मैनेज करना, अपने एक्सपेंसेस को देखना। तो वेजिटेरियन फूड मैं तो राइस वहाँ पे अवेलेबल हो जाता था, तो मैं तो राइस और फ्राइड वेजिटेबल्स बना के फॉर 6 months आई हैड दिस ओनली। ओह, तो इट वाज लाइक दैट, मतलब एडवेंचर तो हो गया। एडवेंचर सा। और मेरे को ट्रैवलिंग का भी शौक है, तो आई कीप ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड आल्सो। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पता नहीं लोग ऑफेंड हो जाएंगे इससे, बट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका जो बोलने का तरीका होता है, जैसे आपका भी बोलने का जो है वो बड़ा ही शांत है, और मैं जैसे बोल रहा हूँ तो दर दर बोलता जा रहा हूँ मैं, तो वो इतना ज़्यादा मतलब धीरे कैसे हो जाता है? मतलब उनको मैं, जैसे मेरे साथ लाइव एग्जांपल हुआ है ऐसा कि मैंने किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को बोला हो कि भाई ये करो, तो उसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो स्लो हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसमें ये है कि स्लो नहीं होता है व्यक्ति, सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड सॉफ्ट। कोमलता आ जाती है व्यक्ति के स्वभाव में, और आप कह सकते हैं एक इनोसेंस आ जाती है व्यक्ति के स्वभाव में। जैसे अभी आप बोल रहे हो तो मेरे को महसूस हो रही है वो चीज़। हाँ, तो वो इनोसेंस आ जाती है। हाँ, लेकिन कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं स्लो होने से, या फिर कहते, बहुत से लोगों को आप ये भी बोलते सुनेंगे कि आध्यात्म में चले जाएंगे तो अपनी घर गृहस्थी छोड़ देंगे, या फिर अपना काम धंधे में मन नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन है, ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो अपने घर, परिवार, व्यवसाय, हर चीज को अच्छे से मैनेज करना जानता है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक बच्चे की इनोसेंस भी रहती है। देखो क्या होता है कि जनरली जो लोग इनोसेंट होते हैं या सो कॉल्ड इनोसेंट होते हैं, वो फिर कहते हैं कि थोड़ा सा समाज के अंदर फिर ठोकर खाते हैं, भोले होते हैं। जो लोग कहते हैं ना भोला है, इसका तो फायदा उठा लिया, या तो लोग ऐसे हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो कनिंग बन जाते हैं, फिर वो अपनी भावनाओं को ही छोड़ देते हैं, घर वालों के साथ में ही वो राग द्वेष कर लेते हैं। राइट है ना, हर जगह बिजनेस माइंड लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच का सामंजस्य होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। कैसे? स्पिरिचुअलिटी से आप सॉफ्ट होते हैं, तो आप जब अंदर से सॉफ्ट होते हैं तो वो आपकी वाणी में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके हाव भाव में रिफ्लेक्ट होगा, आपके डीलिंग्स में रिफ्लेक्ट होगा, एंड एट द सेम टाइम यू बिकम स्मार्ट ऑल्सो। तो यू बिकम वेरी सॉफ्टली स्मार्ट, become smart very softly. All anything you can jumble up. तो ऐसा कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल होता है बहुत आदमी, तो उसको अंदर से पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, या अगला जो है उसके साथ क्या करने वाला है। और आप कह रहे हो कि आपने 10 साल इसमें दिए हैं, तो आप पहले से लोगों को भांप लेते हो या आप भी कई बार आ जाते हो? तो नहीं होता है, देखो उसको कहते हैं इंट्यूशन पावर। हाँ, इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर कहा जाता है उसको, जो यहाँ पे तीसरी आंख होती है वो खुल जाती है। हाँ, तो एज सच कोई फिजिकल आई नहीं है, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। ओके, आज्ञा चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज। अच्छा, चीज़ों आप जीवन में कितना ज्ञान में है ना, वो आपके आज्ञा चक्र के है ना जो प्रोसेसिंग है उस पर निर्धारित करता है कहीं ना कहीं। ज्ञान नॉट जस्ट इन सेंस ऑफ मैथ, साइंस, कॉमर्स या व्यापार का ज्ञान। ज्ञान मतलब जीवन को लेके एक दृष्टिकोण। ओके, कितना आपका मन खुला हुआ है, कितना आप चीज़ों को सही को सही, गलत को गलत, कितना आपका विवेक जागृत है, ये सब आपका ये इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। इंट्यूशन माने क्या? पूर्वानुभास, सही समय पे सही विचार आना, ये इंट्यूशन होता है। सही समय पे सही विचार अगर आपको आ रहा है तो आप देखो, कई बार, बहुत सी बार होता है ना कि आपको कुछ इंट्यूशन आता है कि मेरी मम्मी ने आज खाने में ये बनाया होगा, घर जाते हैं तो वही बना हुआ होता है। या फिर आपको इंट्यूशन आता है कि यार ये व्यक्ति थोड़ा सा परेशान है, मैं उसको कॉल कर लूँ। आप जैसे उसको कॉल करते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है कि अरे मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था, या आप ही को कॉल करने वाला था। राइट, ऐसा बहुत सी बार होता है। तो ये इंट्यूशन ही है, और इंट्यूशन दृढ़ होता है आपकी मेडिटेशन से। ओके, और जितना आप अपना सात्विक लाइफस्टाइल रखेंगे उतना आपका इंट्यूशन अच्छा होने लग जाएगा। तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी,
आपको पता पड़ने लग जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके लिए किस प्रकार के भाव रखता है, तो यू कैन टैकल इट, आप उसको टैकल कर सकते हैं। कोई पहले से पता चल जाता पहले से आपको आइडिया लग जाता है ना, और ये अपने आप होता है, है। ओके, है ना। एक इंट्यूशन प्रोसेस भी है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स वेरी गुड, जिसके अंदर स्पेशली बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो अपना इस जो इंट्यूटिव पावर है उसको डेवलप कर सके। ओके, क्योंकि उनके माइंड में क्लटर है ही नहीं, अभी कम क्लटर है। नहीं है, कपट नहीं है, इनोसेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी बच्चे पकड़ लेते हैं और वो उस चीज़ का, उस पावर का या उस सिद्धि का मिसयूज भी नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, उनको समझ नहीं। अगर कोई बड़ा हो तो वो सबसे पहले यही सोचे कि किसी का बैंक अकाउंट का पासवर्ड ले ले या कुछ, तो कपट नहीं होगा तो इंट्यूशन अच्छा रहता है। ओके, और अगर इंट्यूशन पावर अच्छी से डेवलप हो गई और फिर वो कपट में उतरे तो खत्म हो जाएगा, स्लोली इट विल गो अवे। अच्छा, भाई आप इंट्यूशन खत्म होएगा कि आदमी? दोनों। अच्छा, ओके। पहले आपकी देखो है ना, ये सब चीज़ें हमारे सिद्धियाँ तभी हमारा साथ देती हैं जब हम उसका सही उपयोग करें। ओके, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि मैं अपनी सिद्धियों का उपयोग करके किसी का नुकसान कर लूँ, या आपने सुना होगा ऐसे मार्केट में बहुत सारे टर्म्स चलते हैं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने एनर्जीज का, आसपास की एनर्जीज का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर उनका गिरना फिक्स है ही। वो खुद भी जाएंगे और जो लोग ऐसी चीज़ों का हेल्प लेते हैं वो भी, उनका डाउनफॉल होना निश्चित है। इट्स 100% कन्फर्म, है ना। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये तो मैंने एक और इसमें ऐसा सुना है, जैसे कि जो अपन कर्मों की अपन ने शुरू में बात करी थी, कार्मिक साइकिल और वो सब के बारे में, तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कितना ही बुरा करें कि कुछ मतलब उनके यहाँ हमेशा अच्छा होता है, हाँ, और मतलब मरने के बाद भी उनको सब ऐसे ले जाते हैं, बट हम देखते हैं कि एक दो के साथ उसने गलत किया, और वो तो फिर वो वाली क्या चीज़ है? मतलब हम कहते हैं कि भाई कर्मों का आपको भुगतना है, यहीं पर आपको सब करके जाना है, तो फिर वो वाली क्या चीज़ है? देखो हम लोग जो है ना वो दुनिया को बहुत बाहरी रूप से देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से आपको बहुत खुश दिख रहा हो और बहुत ना आपको लग रहा हो कि इसके जीवन में तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बट हाउ डू यू नो कि उनके जीवन में वो अंदर से कितने परेशान है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। आप किसी का बुरा करोगे तो भले ही दुनिया को नहीं पता हो, लेकिन आपको अंदर से तो पता है ना। पता है, हाँ। तो आपको अंदर से तो वो चीज़ आपको गिल्ट में लेती ही जाती ही रहेगी, आपको अंदर से आपकी इनोसेंस खत्म कर देगी, तो वो तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है, देखो इसको इस तरीके से समझना कि मान लो आपने अपने बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रख रखा है, आपके पेरेंट्स ने या आपके फोर फादर्स ने, आप उसको अगर सारा उड़ाते जाओगे तो एक दिन आपका ख़त्म होना ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हो गया कि आपने, अगर आप अभी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपने अपनी पुरानी लाइफ के जो अच्छे कर्मास हैं आप उनको हाँ भोग रहे हो। ओके। और हो सकता है अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल्स चल रहे हो तो किसी जन्म में किसी ने आपने किसी से कुछ उधार लिया था या बुरे कर्मों में कुछ उधार है वो आप चुका रहे हो, तो खुश हो जाना है कि चलो कटे, हाँ हाँ। पुराने कर्म कटे, खत्म, है ना। तो उस वे में इसको लेना है कि जो भी सिचुएशन हो, आइदर गुड और बैड, हमको स्थिरता पूर्वक आगे चलना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अब से लेके आगे का जो जीवन है उसमें हम जितना बेस्ट कर सकते हैं लोगों के लिए, खुद के लिए, वो करना चाहिए। सो थैंक यू सिद्धार्थ सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो इतना सारा स्पिरिचुअलिटी और इसके बारे में बताया, पास्ट लाइफ एंड एवरीथिंग, मतलब वो एक होता है ना कि एक तो होता है कि भाई आपने ऊपर ऊपर से समझा दिया तो समझ जाएगा, बट आपने एग्जाम्पल के साथ जो समझाया ना, माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच आनंद जी, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस टू टॉक टू यू। आपके साथ मेरे को टाइम स्पेंड करके मुझको भी काफ़ी मज़ा आया, मतलब आप इतना अच्छा बोल रहे हो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोलते ही रहूँ आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच। सो विद द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसी 3 या 5 क्वालिटीज़ बताइए एक स्पिरिचुअल आदमी को जज करने की, कि भाई ये स्पिरिचुअल आदमी है। देखिए कुछ संकेत होते हैं आध्यात्मिक, लोग क्या है आध्यात्मिक दिखते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हैं तो आपके बाल बड़े हुए होने चाहिए, हाँ, आपके दाढ़ी अच्छे होनी चाहिए और आपकी जटाएं होनी चाहिए, हाँ, लंबे कुछ माला धारण कर लिया या कुछ धोती पहन लिया, हम उसी से एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जज करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आध्यात्म जो होता है वो भीतर का एक गुण है ना, ये बाहर का गुण नहीं है। आप
हो सकता है एक पैंट शर्ट वाला व्यक्ति भी, पहनने वाला व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक कुछ लक्षण है। पहला, व्यक्ति के अंदर जो कोमलता है, इनोसेंस है, वो जागने लगती है। वो व्यक्ति अपनी सॉफ्टनेस को, अपनी इनोसेंस को, अपनी भावनाओं को अच्छे से लोगों को कम्युनिकेट करने लगता है और उन भावनाओं के साथ में खुद के साथ भी अच्छे से रह पाता है। ये पहला संकेत है। दूसरा है, व्यक्ति अकारण खुश रहता है। अच्छा। अकारण खुशी भी देखो, कुछ चीज़ मिल जाने पे अगर आप खुश हैं तो वो तो हर व्यक्ति दुनिया का वो खुश तो है। सभी है। हाँ। आपको कुछ पद मिल गया, जॉब मिल गई, तब आप हर व्यक्ति खुश होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया। बट एक्चुअल इसके लिए है कि जब लाइफ में उतार चढ़ाव हो, उस समय भी व्यक्ति अगर अकारण खुश रहे तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। तीसरा, व्यक्ति लोगों से, परिस्थितियों में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखे। जहाँ पे भी देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है लोगों के जीवन में, लोग क्या क्या बुराई करने लग जाते हैं, नेगेटिव होने लग जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आध्यात्म क्या करता है, आपको भीतर से बहुत मजबूती देता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर झलकने लगे तो वो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है या उस मार्ग पे आगे चल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है व्यक्ति का। ऐसा नहीं है कि आध्यात्म में आने के बाद आप कुछ अलग अलग काम करेंगे, नहीं, आप वही काम करेंगे लेकिन और अच्छे तरीके से करेंगे। जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं उसी ऑफिस में लोगों को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। वो है आध्यात्म का गुण। और मतलब आप जो नेगेटिव कर रहा है उसको भी आप बैलेंस्ड करके देख रहे हो तो नज़रिया ही बदल। हाँ, उसको आपको हैंडल करने का तरीका आ जाएगा। आप युक्तिपूर्ण बन जाएंगे, स्किलफुल जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में। तो आप युक्तिपूर्ण बनने का तरीका है मेडिटेशन एंड अध्यात्म। तो मैंने एक चीज़ आपकी नोटिस करी, वैसे तो हम एंड में है, बट एक चीज़ मैंने आपकी नोटिस करी कि आप जब भी कुछ पूछते हो तो आप यस नो करते हो। तो ये कैसे आता है? ये आया हुआ है या आपको सिखाया है कैसे? नहीं, ये आया हुआ है, ये सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा जगा के रखने के लिए। हाँ, ओके। आप क्वेश्चन करा तो एकदम से नींद खुल गई। यस, ओके। एंड व्हेन यू से यस यू गेट पॉजिटिव एनर्जी। जब आप यस बोलते हो तो आपका मन भी यस माइंड से आगे बढ़ता है। यू गेट अ पॉजिटिव पुश ऑफ एनर्जी, आई वुड से। इसलिए है ये।